हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर लेके आए हैं, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया गया है कि जब भी हम सनसेट के बाद स्काई की तरफ देखते हैं तो हमें ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई दिखाई देते हैं और उनका नंबर इतना तादाद में इतना ज़्यादा होता है कि काउंट करना उनको बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्काई टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से, जो कि ब्राइट होते हैं कुछ होते हैं डिम, भरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान के अंदर डायमंड्स को जो है स्टड कर रखा है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हम ये समझते हैं कि सारे ट्विंकल करते हैं, लेकिन ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो हम पाते हैं कि कुछ जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई के अंदर वो ग्लो करते हैं और कुछ जो है वो ट्विंकल करते हैं। तो जो सिंपली ग्लो करते हैं विदाउट ट्विंकलिंग, वो आपके प्लैनेट्स होते हैं, जो हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ हमें देखने को मिलता है एक जो सैटेलाइट है अर्थ का, मून। ओके, सो मून जो है वो हमें देखने को मिलता है। हालांकि उनका जो मून का जो टाइम है या जो प्लेस है वो अलग अलग हो दिखता है आसमान के अंदर। तो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग शेप में और अलग अलग पोजीशंस पे हम मून को देख पाते हैं। कभी कभी तो जो मून होता है पूरा आपको सर्कल में, यानी फुल मून, ठीक है, जो कि फुल मून हमें पूर्णिमा के ऊपर पूरा का पूरा ऐसे दिखता है। ठीक है, तो जो मून की जर्नी होती है वो होती है फुल मून, और फिर धीरे धीरे ये जो है छोटा होता चला जाता है। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, फिर ये क्रिसेंट शेप में आ जाता है ऐसे, और फिर यहाँ पे नाइट में स्टार्स आपको दिख रहे हैं लेकिन मून नहीं दिखता है, तो इसको बोलते हैं अमावस्या, और इसको बोला जाता है न्यू मून। ठीक है, न्यू मून। ओके, देन तो ये न्यू मून एंड फुल मून, ठीक है, इन दोनों के बीच में 15 डेज का गैप होता है। तो इस दिन जब न्यू मून होता है, अमावस्या वाले दिन, हमें नाइट जो है, नाइट स्काई जो है वो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल क्लियर अगर नाइट है, मतलब क्लाउड्स वगैरह, बादल वगैरह नहीं है, तो हमें रात जो है बहुत रात के अंदर वो जो स्काई है बहुत ही सुंदर तरीके से सारे जो प्लैनेट्स एंड स्टार्स हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। हमें ये सारे जो सेलेशियल जो बॉडीज जो हम बात कर रहे हैं, स्टार्स, मून, स्टार, मून, प्लैनेट्स वगैरह, ये दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? तो ये सिंपल सी बात है कि भाई सन की रोशनी की वजह से वो हमें सिर्फ रात को दिख पाते, दिन में वो हमें नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो सन, मून और जितने भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स आपको स्काई के अंदर दिखते हैं, देखिए सन, मून और जो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब को बोला जाता है सेलेशियल बॉडीज। ठीक है, सेलेशियल बॉडीज। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन आती है व्हाट आर सेलेशियल बॉडीज, तो सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज। तो कुछ सेलेशियल बॉडीज बहुत ही बड़ी होती हैं और एमिट करती हैं हीट। ठीक है, जैसे कि हमारा सन है, बहुत बड़ी होती हैं और एमिट करती हैं हीट, और इनको कहा जाता है स्टार्स। तो सन इज अ स्टार। ठीक है, सन इज अ स्टार। इनकी अपनी खुद की ही लाइट होती है जिससे ये चमकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। बहुत सारे ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं हमें नाइट स्काई में, लेकिन वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, और हम उनकी हीट जो होती है, जैसे सन की हीट हम फील कर पाते हैं, सन की लाइट हम फील कर पाते हैं, वैसे उन स्टार्स की लाइट और हीट को हम फील नहीं कर पाते। उसका एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जैसे सन जो है वो हमें अर्थ के जित नज़दीक है, लेकिन वो जो और स्टार्स हैं वो अर्थ के काफ़ी दूर पोजिशन्ड है। ठीक है, तो ये एक मेन रीज़न है। अगला हम चलते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। तो इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि क्यों वो स्टार्स जो हमसे दूर हैं उनकी हीट और लाइट को हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ता है, हमें चीज़ें छोटी दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। जैसे एरोप्लेन आसमान में हमें कितना छोटा दिखता है, लेकिन ऐसे रियल में अगर लैंड पे उसको हम देखते हैं तो वो काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू। ओके,
तो उसके बाद हम चलते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक चम्मच जैसा, ये चम्मच जैसा शेप दिख रहा है आपको, सप्तऋषि जिसको बोला जाता है या उर्सा मेजर जिसको बोला जाता है। तो इसके अंदर सप्तऋषि यानी कि सप्त यानी 7, ठीक है, 7 इसमें हमें दिखेंगे क्या, स्टार्स। तो सप्तऋषि है, तो इसको हम देखिए ड्रा करने की कोशिश करते हैं सप्तऋषि को। तो ये एक स्टार हुआ, दूसरा स्टार हुआ, तीसरा स्टार हुआ, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड ये 7th। ठीक है, ये 7 स्टार यानी कि सप्त ऋषि, जिसको जिसको कि ऊर्जा मेजर भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर दिखाया गया है। देन तो कोई भी पैटर्न जब स्टार्स या ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं उसको कहा जाता है कॉन्स्टिलेशन। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिलेशन इज अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमें ये चम्मच जैसा कुछ दिख रहा है, या आप इसको क्वेश्चन मार्क जैसा मान सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जैसा। तो ये है आपका सप्तऋषि। ऋषि का मतलब होता है सेजेस यानी साधु। ठीक है, तो ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है और जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इनकी विशेषता पहले एंशियंट टाइम्स में क्या होती थी कि जब चाइना ने जब तक कंपास का खोज नहीं किया था, या जब तक वो इंडिया में जाना नहीं गया था, तब उससे पहले के वाले लोग जो थे वो इन कॉन्स्टिलेशंस का डायरेक्शन को मापने के लिए या डायरेक्शन को का अंदाज़ा लेने के लिए यूज़ किया करते थे। जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा जो सप्तऋषि है, इसका बिल्कुल यहाँ पे सामने इधर है एक हमारा नॉर्थ स्टार, जिसको कि हम लोग पोल स्टार भी कहते हैं। पोल स्टार, इसको पोल स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि जो अर्थ है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे ये जो एक्सिस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार आपको देखने को मिलता है स्काई में, और इसकी पोजीशन हमेशा, क्योंकि देखिए अर्थ तो घूम रही है, ठीक है, इसकी पोजीशन हमेशा सेम ही रहती है क्योंकि ये लोकेशन पे ऐसे है, एक्सिस है, एक्सिस के जस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ पोजीशन पे ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो समझ आया आपको। तो हम लोग सप्तऋषि से अंदाज़ा लगा के अगर हम डायरेक्टली ऐसे यहाँ देखेंगे तो हमें नॉर्थ पोल दिखाई देगा। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन हमेशा सेम, पोजीशन हमेशा सेम ही रहती है। ठीक है, ये सेम पोजीशन पे ही दिखता है स्काई के अंदर। तो पोल स्टार, हम सप्तऋषि की, अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या सप्तऋषि की हेल्प से हम पोल स्टार का की पोजीशन का पता लगा सकते हैं, तो द आंसर इज यस। ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कि वो सेलेशियल बॉडीज़, हमने देखा ना सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जो शाइनिंग होती हैं रात के टाइम पे दिखती हैं आसमान में, दीज आर सेलेशियल बॉडीज़। और वो सेलेशियल बॉडीज़ जिनकी ना तो खुद की हीट होती है ना लाइट होती है, उनको कहा जाता है प्लैनेट्स, और हिंदी में उनको बोलते हैं ग्रह। ठीक है, और ये इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, तो ये हमें लेकिन चमकते हुए दिखते हैं बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द स्टार्स विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय दीज प्लैनेट्स। ठीक है, तो प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक का वर्ड है, और इसका जो अर्थ है वो होता है वंडरर। वंडरर का मतलब होता है घुमंतु। ठीक है, वंडरर। ओके, सो अर्थ जो है, हमारी प्यारी सी अर्थ भी एक प्लैनेट है, यानी इसकी खुद की ना हीट है ना लाइट है। ठीक है, देन उसके बाद ये सारी अर्थ जो है, हीट और लाइट खुद की है नहीं, लेकिन हम लोग फील कर सकते हैं हीट एंड लाइट बिकॉज ऑफ द स्टार विच इज सन, मून। अगर हम मून से अर्थ को देखेंगे तो हमें हमारी अर्थ जो है वो शाइन करती हुई दिखाई देगी बिकॉज ऑफ द लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ, एंड द लाइट इज फ्रॉम द सन। ठीक है, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। बिल्कुल, देखिए जो सन है, सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व करता है, सारे के सारे प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एक सेकेंड, तो सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स जो हैं, ये मान लीजिए अगर सन है, ये अगर सन है तो हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्लैनेट्स के चारों तरफ भी रिवॉल्व करने वाली जो सेलेशियल बॉडीज होती हैं, प्लैनेट्स के चारों, उनको कहा जाता है बच्चों सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट।
तो अर्थ है, अर्थ की भी एक सैटेलाइट है जिसको हम बोल सकते हैं नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ विच इज़ मून, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है एक ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लोग अर्थ से लॉन्च करते हैं, ठीक है, जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं और हमारे यहाँ पे सिग्नल वगैरह हम लोग रिसीव करते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की कितनी है, तो वो एक ही है, दैट इज़ मून। ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, उसको देख लेते हैं कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। कौन कौन सा? जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये तीन ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ हमें रिंग, जैसे ये प्लैनेट है, एक सेकेंड, जैसे ये प्लैनेट है और प्लैनेट के चारों तरफ हमें रिंग दिखाई देती हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो रिंग होती हैं, ये डेब्रीज, स्मॉल डेब्रीज, डेब्रीज मतलब जो कूड़ा कबाड़ा होता है उसकी बनी हुई होती हैं, और ये जो है अर्थ पर से दिखाई दे सकती हैं, लेकिन आपको उसके लिए क्या चाहिए? एक हाई पावर का क्या चाहिए? एक टेलीस्कोप चाहिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम किसको कहा जाता है? तो सोलर सिस्टम हम बोलते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा हमारा सन, ठीक है, हमारा सन, ये सन, 8 प्लैनेट्स एंड अदर सेलेशियल बॉडीज़। अब ये जो अदर सेलेशियल बॉडीज़ है उसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं सन है, ठीक है, सन के जस्ट नज़दीक हमें कौन सा प्लैनेट दिख रहा है? वेरी क्लोज, मरकरी। यहाँ पे एक निमोनिक्स है जिसको हम देख लेते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो देखिए सन के बिल्कुल नज़दीक है मरकरी, देन है वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो था पहले। अब प्लूटो नहीं है, पहले 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन 2006 में प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बोना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया गया है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हम प्लूटो को इसमें नहीं शामिल करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मार्स, देखिए ये अर्थ दिखाई दे रहा है ना हमें, ये हमारे अर्थ है, ये है हमारा अर्थ, ठीक है। 150 मिलियन दूर है ये सन से, और अर्थ के जस्ट बाद रेड कलर में एक मार्स दिख रहा है। मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये एस्ट्रॉइड बेल्ट दिख रही है। तो एस्ट्रॉइड्स आर आल्सो सेलेशियल बॉडीज, ठीक है। देन उसके बाद हम देखते हैं, हम सैटर्न के बाहर देख पा रहे हैं ना रिंग, यूरेनस एंड नेपच्यून। सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वो है नेपच्यून। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है जुपिटर, ठीक है। सबसे क्लोजेस्ट हमने देख लिया मरकरी। ओके, देन इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं द सन। सन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का मुखिया है, एक तरह से सेंटर है, और बहुत बड़ा है और हमारे नज़दीक भी है, और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। और इसका ग्रेविटेशन बहुत बड़ा है ना, इसलिए इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल बहुत है, पुलिंग फोर्स है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ, जैसे ये सन है तो सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अर्थ के चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं, बिकॉज सन बहुत बड़ा है और इसके अंदर ग्रेविटेशनल पुल है, इसकी वजह से सारे प्लैनेट्स इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम के लिए, ठीक है। तो सोलर सिस्टम हमने क्या क्या देखा? सन प्लस 8 प्लैनेट्स प्लस ऑल सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। और जो ट्रिमेंडस हीट जो कि इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत सी एक सिचुएशन है अर्थ की कि यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मरकरी पे जीवन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिकॉज मरकरी सन के बहुत नज़दीक है, ठीक है, पर मरकरी, वीनस देन अर्थ है, तो ये ऑप्टिमम डिस्टेंस है। नहीं तो सन जो इतनी खतरनाक ट्रिमेंडस जो हीट जो है एमिट करता है, तो वो हम लोग अर्थ के बजाय अगर किसी और प्लेनेट पे, इसीलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हीट जो है वो असहनीय हो जाती है। तो अर्थ जो है ऑप्टिमम लोकेशन पे है, ऑप्टिमम पोजीशन पे है, इसीलिए लाइफ वहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। देन ओके, सन
extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. ठीक है, तो यहाँ पे दूरी बताई गई है. दूरी कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है अर्थ से सन. ठीक है. देन देखिए, जिसकी मैं बात कर रही थी, प्लैनेट्स 8 हैं. और यहाँ पे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. ठीक है, तो आप इससे भी, इस निमोनिक से भी याद रख सकते हैं 8 के 8 प्लैनेट्स को. फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये देखिए, डू यू नो में देख लेते हैं कि सोलर में सोल जो होता है, सोल का मतलब होता है सन गॉड. ठीक है, सोलर मीन्स जो भी सन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सोलर में आती हैं. ठीक है, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. ओके, देन यहाँ पे वर्ड ओरिजिन में दिया गया है कि जो हम जियोग्राफी बोलते हैं ना, जियो, तो यहाँ पे जो जियो है, जियो देखिए, जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया का मतलब होता है, अर्थ, सॉरी, ग्राफिया मीनिंग राइटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जियो एंड सॉरी, हाँ जी, जियो. और यहाँ पे अगर जियोलॉजी है तो स्टडी ऑफ द अर्थ. ठीक है, जियोमेट्री है तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ. और जियोइड है तो मतलब शेप की बात हो रही है जो कि अर्थ से मिलती जुलती है. ओके, देन उसके बाद हम देखते हैं कि डू यू नो में क्या बोला गया है कि क्या आप जानते हैं कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई. दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स. तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है एस्ट्रोनॉमर्स की. तो एस्ट्रोनॉमर्स वो इंसान होते हैं, दोज पर्सन हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स, तो उनको एस्ट्रोनॉमर कहा गया है. तो हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्टा. ठीक है, एंशंट इंडिया की. तो उन्होंने कहा था कि मून एंड द प्लैनेट शाइन क्यों करते हैं, रीज़न बताया था, क्योंकि सन की जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए वो शाइन करते हैं. ठीक है, आजकल भी एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं पूरी दुनिया में, वो यूनिवर्स जो है जिसको इनफाइनाइट कहा गया है, ठीक है, उसकी जो उसको एक्सप्लोर करने में अभी बिजी हैं. ठीक है, तो ये बात बोली गई है यहाँ पे. देन उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि प्लूटो जो है ना, 2006 तक प्लूटो एक 9th प्लैनेट था, लेकिन 2006 में यहाँ पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक बैठक हुई और उसके अंदर डिसीजन लिया गया कि भैया इसका साइज़ जो है ना प्लूटो का बहुत स्मॉल है और इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट घोषित किया गया. अलोंग विद इसके साथ ही प्लूटो तो है ही है, सीरीज 2003. ठीक है, प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सीरीज 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स. ओके, तो आज के लिए इतना ही. अगले वीडियो में हम करेंगे द अर्थ से स्टार्ट. ओके, थैंक यू सो मच.